की अकाउंटिंग समझनी है। और हम जिस स्टेज से आए हैं उन्होंने तो 1 मिनट के लिए बुला ही दिया हमको कि अकाउंट्स करके भी कोई चीज होती है। सीएसडब्ल्यूटी वालों ने तो बुला दिया कि नहीं होता ही नहीं है, तो लेकिन वापस एग्जीक्यूटिव वालों ने बोला ऐसा कैसे नहीं होता है, बिल्कुल होता है और यहाँ पे हम आपको पढ़ाएंगे। तो हमें करना क्या पड़ रहा है, हमें एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट करना पड़ रहा है। और मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा दूं व्हाट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड टिल नाउ, और उसके बाद हम आज का डिस्कशन चालू करेंगे। मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि हम लोगों ने जो लास्ट डिस्कशन किया था, जस्ट अ सेकेंड, आई हैव दैट नोट्स जिसके अंदर हम लोग लिख रहे थे। आई थिंक दीज आर दी नोट्स। यस, हम लोगों ने सबसे पहले यही बोला था कि अगर हम अकाउंट्स को स्टार्ट करें तो मैंने बोला था यार सबसे बढ़िया अकाउंटिंग आपको मम्मी सिखा सकती है घर में, जो एक एक चीज का हिसाब रखती है। और अकाउंटिंग का सिंपल मीनिंग भी यही है, रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस इन द बिजनेस। एक बिजनेस में होने वाले जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं उसी को हम एग्जैक्टली अकाउंटिंग बोलते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग को हम लोग एग्जैक्टली अकाउंटिंग बोलते हैं। अब मैंने आपको बताया था बिजनेस ट्रांजैक्शंस जो होते हैं मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से, हम वो ट्रेडिशनल अप्रोच नहीं चल रहे हैं, अब ऑफकोर्स मॉडर्न अप्रोच ही चलती है। तो एज पर द मॉडर्न अप्रोच all the transactions can be divided into 5 parts। ये कल मैंने आप लोगों को याद दिलाया था, लिखवाया भी था, याद करो क्या 5 पार्ट हो सकते हैं सर। या तो इनफ्लो होगा और आउटफ्लो होगा, उसमें अगर बाइफरकेट करें तो सारे ट्रांजैक्शन 5 टुकड़ों में बट पाएंगे। अगर इनफ्लो की बात करें तो पैसा 3 जगह से आ सकता है। कौन कौन सी 3 जगह थी? रेवेन्यू, कैपिटल एंड लाइबिलिटीज। या तो पैसा आप ओनर इंट्रोड्यूस कर सकता है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल, या हम अर्निंग्स करके कमा के प्रोडक्ट बेच के ग्रॉस प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट से पैसा कमा सकते हैं, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू। एंड वन मोर थिंग इज लाइबिलिटीज, पैसा मार्केट से उधार लाके या आप ऐसी चीज जिसमें पैसा अभी आप उधार लेके और बाद में आपको वापस देना पड़े, उसको हम एग्जैक्टली लाइबिलिटीज बोलते हैं। तो लाइबिलिटीज के बारे में तो हम डिस्कशन कर भी रहे थे कि एग्जैक्टली कब किसे लाइबिलिटी मानना पड़ेगा। लेकिन हाँ, आउटफ्लो ऑफ कैश 2 जगह होता है, या तो हम असेट्स परचेज करने में पैसा लगाते हैं, मतलब हमारा रिसोर्सेज, कंपनी की रिसोर्सेज कहां जाते हैं? असेट्स परचेज करने में, या कंपनी रिसोर्सेज इनकर करती है किस चीज के लिए? खर्चे करने के लिए, ताकि उससे बेनिफिट्स मिल सके। तो एक्सपेंसेस करने के लिए हम लोग एक्सपेंसेस खर्चे करते हैं। तो ये 5 पार्ट में ही सारे अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस कवर हो जाते हैं। मैंने आपको बोला था इसके अलावा कोई छठा पार्ट नहीं आएगा, मतलब एग्जैक्टली हम लोगों को इसी फ्लो में देखना है कि असेट आएगी तो शायद या तो दूसरी एसेट जाएगी या एक नई लाइबिलिटी भी आ जाएगी, क्योंकि एक जगह से पैसा आएगा और एक जगह पैसा जाएगा, तो दोनों क्रिएट होगा। या तो असेट क्रिएट होगी तो लाइबिलिटी क्रिएट होगी, या एक असेट बढ़ेगी तो एक असेट कम होगी। तो हमको इन सबकी ही अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन समझने पड़ेंगे और हम धीरे धीरे करके एक एक करके सब समझना चालू करेंगे। अब हम लोगों ने सेकंड समझा था कि यार असेट्स क्या होता है, तो मैंने इसमें आपके परसेप्शन को चेंज किया है। आप लोग समझ रहे थे हर वो चीज जो फ्यूचर में बेनिफिट दे वो असेट होती है। मैंने बोला था नहीं 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 नहीं, मैंने बोला था आज आप गर्लफ्रेंड पे कितना ही पैसा उड़ा दो वो आपका असेट नहीं बनेगा। बीवी में पैसा उड़ाना शायद असेट बन जाए, वो भी नहीं बनेगा वैसे देखा जाए तो लॉफुली, तो वो भी नहीं बनेगा। तो ना तो बीवी में पैसा उड़ाना असेट बनेगा, ना गर्लफ्रेंड में पैसा उड़ाना असेट बनेगा, बिकॉज वन मोर थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज कंट्रोल। कोई भी ऐसी एसेट या कोई भी चीज, कोई भी इवेंट जो आपको फ्यूचर, कोई भी ट्रांजैक्शन या इवेंट जो आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट दे वो असेट बन सकता है, पर देयर इज वन मोर क्वालिफिकेशन एंड दैट क्वालिफिकेशन इज इट शुड बी कंट्रोल्ड। If that thing we can't control or our business can't control, enterprise can't control, मैं उसे asset नहीं मान सकता, क्योंकि मेरे को चीज फ्यूचर बेनिफिट देगी इस बात की गारंटी क्या है? कंट्रोल है तो गारंटी है, कंट्रोल नहीं है मतलब गारंटी भी नहीं। और अगर कोई चीज की गारंटी नहीं है तो उसको हम कभी भी एसेट नहीं मान सकते, वो चीज हमेशा खर्चा मान ली जाती है, क्योंकि पता है वापस पैसा आएगा या नहीं आएगा। आ रही है बात समझ में? एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। कोई भी चीज असेट तब बनेगी जब आई कैन कंट्रोल दैट पर्टिकुलर थिंग। इफ आई कांट कंट्रोल दैट देन आई हैव टू ट्रीट इट एज एन एक्सपेंस। और इसीलिए अब वो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाला कॉन्सेप्ट लगभग खत्म ही हो गया है, क्योंकि एज पर दी मॉडर्न अप्रोच आप एडवर्टीजमेंट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, राइट ऑफ और साथ साथ में हम जो ट्रेनिंग दे रहे हैं एम्प्लॉइज को या कोई भी ऐसा खर्च कर रहे हैं जिसका फ्यूचर बेनिफिट हो सकता है, उसे हम नहीं लेते हैं असेट की तरह, उसे एक्सपेंस मान लेते हैं। एडवर्टीजमेंट इज अ वेरी गुड एग्जांपल। क्यों? आई डोंट हैव एनी कंट्रोल।
एडवर्टाइज कर देने से पहली बात तो मुझे बेनिफिट मिलेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। एंड दैट्स व्हाई मैं एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस को हमेशा कहां ले जाता हूं, P&L के अंदर। अब हम उसे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं मानते। आ रही बात समझ में? तो ये चीज सबसे पहले क्लियर कर लेना। फिर याद करो, ऑफ कोर्स सर जो चीज असेट नहीं बन पाई और उसका या तो अभी इमीडिएट इकोनॉमिक बेनिफिट मिले तो एक्सपेंस ही होगा। क्यों? ऐसे खर्चे, ऐसी चीजें, ऐसे आउटफ्लो जो कंट्रोल में है लेकिन उसका इकोनॉमिक बेनिफिट इमीडिएट है, कंट्रोल्ड है पर इकोनॉमिक बेनिफिट इमीडिएट है, तो आप मुझे बताओ आप उसको क्या मानोगे? कंट्रोल्ड है पर इकोनॉमिक बेनिफिट इमीडिएट है, तो असेट हुआ कि एक्सपेंस हुआ? एक्सपेंस हुआ, क्योंकि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं है, इमीडिएट इकोनॉमिक बेनिफिट है। अगर इमीडिएट इकोनॉमिक बेनिफिट है तो चाहे वो चीज आपके कंट्रोल में ही क्यों ना हो, हम उसे किसकी तरह ट्रीट करते हैं? एक्सपेंस की तरह ट्रीट करते हैं। तो असेट बनने के लिए दो कंडीशन क्वालिफाई करनी पड़ेगी। क्या दो कंडीशन है? पहली कंडीशन तो फ्यूचर, अरे बोलना पड़ेगा, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, और दूसरी शर्त कंट्रोल है। और कंट्रोल आता है प्रेस से। प्रेस क्या होता है? I can either purchase or sell or rent or exchange that particular thing. If yes, then I have a control. Otherwise, I don't have any control. याद आ रही है बात? बहुत ही बढ़िया। उसके बाद मैंने बताया था रेवेन्यू तो हम जो समझते हैं वही है, इट माइट बी पॉजिटिव और नेगेटिव, डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टांसेस। कैपिटल जो ओनर इंट्रोड्यूस करे उसको कैपिटल बोलते हैं। अब हमारा जो टॉपिक जिस बारे में डिस्कशन कल हमारा आखिरी सैटरडे को चल रहा था, दैट पर्टिकुलर थिंग इज अबाउट लायबिलिटीज। लायबिलिटीज किसको माना जाएगा? और लायबिलिटीज के लिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था दो क्राइटेरिया डिसाइड करेंगे कि कोई भी चीज आपकी लायबिलिटी रिकॉर्ड होगी या नहीं होगी। सबसे पहला क्राइटेरिया है चांसेस ऑफ अकरेंस और दूसरा क्राइटेरिया है मेजरमेंट। एंड वी वर डिस्कसिंग अबाउट द चांसेस ऑफ अकरेंस। मैंने एग्जांपल लिया भी था। आपका एक कोर्ट केस चल रहा है एंड यू टॉक टू योर लॉयर, ही सेड, ही गेव यू अ लीगल एडवाइस कि सर डोंट वरी, वी हैव दिस केस, we are not going to lose this case, I am giving you the guarantee and I have a lot of precedent cases that explains the same circumstances. Now the question arises is, मेरे पास एक ऑब्लिगेशन हो सकता है अगर मैं कोर्ट केस हार जाऊं तो, पर उसके होने के चांसेस रेयर ऑफ द रेयरेस्ट बोल सकते हैं हम, न के बराबर है, बिकॉज द चांसेस आर वेरी लो। नाउ कैन आई रिकॉर्ड ए लाइबिलिटी राइट नाउ कि नहीं? मेरे को देना पड़ेगा, ऑब्लिगेशन आ गया, देना पड़ेगा, ऑब्लिगेशन आ गया, मान लू मैं लाइबिलिटी? नहीं, एक्चुअली इसके चांसेस ऑफ अकरेंस इतने कम है कि हम उसे कभी लाइबिलिटी मान ही नहीं सकते। सबसे पहले इसको बोलते हैं रिमोट ऑब्लिगेशन। रिमोट ऑब्लिगेशन मतलब जहां पे चांसेस ऑफ अकरेंस %5 या उससे भी कम हो। मतलब अगर अपन उसका एक प्रोबेबल कैलकुलेशन, तो क्या बोलेंगे, अब इसको प्रैक्टिकली कैलकुलेट कैसे करेंगे, क्या चांसेस है, पर एक्सपर्ट ओपिनियन ये बोलता है या पुराने प्रेसिडेंट केसेस ये बोलते हैं या जो भी सर्कमस्टांसेस ये बोलते हैं कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस काइंड ऑफ इवेंट और दिस काइंड ऑफ ऑब्लिगेशन इज लेस देन 5%। बहुत ही रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में कभी होगा कि ये केस या ये ऑब्लिगेशन हमारे ऊपर आ जाए, अदरवाइज ये ऑब्लिगेशन हमारे ऊपर आने वाला नहीं है। तो अब मुझे बताओ इसका चांसेस ऑफ अकरेंस कितना हो गया? 5% से कम। मैं इसको रिकॉर्ड ही नहीं करूंगा। ये मेरी लाइबिलिटी क्या बनेगी? ये मेरी कंटिंजेंट लाइबिलिटी भी नहीं बढ़ेगी, कुछ भी नहीं बनेगी। ना तो इसको बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे और ना ही इसको कहीं डिस्क्लोज करेंगे। मतलब इसको भूल जाओ, ये आपके लिए कोई लाइबिलिटी आज की तारीख में तो है ही नहीं। सिर्फ लाइबिलिटी कब बनेगा? जब इसका परसेंटेज ऑफ अकरेंस बढ़ेगा। अभी तो ये रिमोट ऑब्लिगेशन है, और अगर ये रिमोट ऑब्लिगेशन है तो अभी ये हमारे लिए लाइबिलिटी है ही नहीं, बात ही खत्म हो जाती है। तो इसको क्या हम रिकॉर्ड करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। मतलब कंपनी के पास कोई नया कानून आया, भारत में कोई नया कानून आया, अब पार्लियामेंट में वो बात डिस्कस हो चुकी है कि साहब हम इसको आगे के लिए लगाएंगे,
कंपनी को डर लग रहा कि अगर सरकार ने इसको पिछले 1 साल से रेट्रोस्पेक्टिवली लगा दिया तो हमारे ऊपर ऑब्लिगेशन आएगा, अदरवाइज नहीं है। अब पार्लियामेंट में क्लियर हो चुका है कि सर ये आगे के लिए लगेगा, क्योंकि आज तक किसी इस तरह के कानून को देश में रेट्रोस्पेक्टिवली लगाया नहीं गया है। एक्सपर्ट एडवाइस भी बोलते कि सर आएगा तो आगे के लिए आएगा, पीछे के लिए तो नहीं आएगा, मतलब आपका ऑब्लिगेशन है ही नहीं। और अगर आपका ऑब्लिगेशन है ही नहीं तो आप इसको किसी तरह की लाइबिलिटी रिकॉर्ड करोगे? बिल्कुल भी नहीं। जैसे मैं इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल लेता हूं, अभी आप लोगों ने जीएसटी पढ़ना चालू नहीं किया, ऑफ कोर्स आपको सागर सर जीएसटी पढ़ाएंगे, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है जीएसटी में? अभी आप लोग हॉस्टल्स में रह रहे हो, हॉस्टल लिया है, यहाँ पे हॉस्टल लिया है आप लोगों ने। अच्छा, हॉस्टल वाले ने आपको कुछ बोला क्या जीएसटी को लेके? कुछ भी किसी के हॉस्टल में कुछ बोला? किसी के हॉस्टल ने कुछ भी नहीं बोला, ऑनलाइन ऑफलाइन। क्या किसी के हॉस्टल वालों ने जीएसटी को लेके कुछ बोला है क्या? अभी कुछ भी नहीं बोला। ओके, एक्चुअली हॉस्टल्स पे एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी चल रहा है जीएसटी में कि हॉस्टल पे जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा। अब आप बोलोगे सर ऐसा कंट्रोवर्सी चल क्यों रहा है? इसके पीछे का रीजन है, पहले क्या होता था जीएसटी में 1000 रुपए तक के पर डे अकोमोडेशन रूम पे जीएसटी एग्जाम था, नहीं लगता था। कितने रुपए तक के होटल पे? 1000 रुपए पर डे। तो हॉस्टल वाले बोलते थे कि हम 1000 रुपए पर डे के अंडर आते। पर डे आपका क्या महीने का रेंट 30,000 रुपए तो है नहीं, तो आपका पर डे रेंट 30,000 से कम हुआ। तो हॉस्टल वाले बोलते थे हमारा तो पर डे रेंट 1000 रुपए से कम है, सो वी आर एग्जम्प्ट अंडर अकोमोडेशन सर्विसेज, हम अकोमोडेशन के अंदर एग्जम्पशन लेते हैं। 2022 से सरकार ने अकोमोडेशन सर्विसेज पे 1000 रुपए वाली एग्जम्पशन हटा दी। मतलब आप 400 रुपए का भी होटल रूम लोगे ना तो सरकार को उस पर जीएसटी देना पड़ेगा, मतलब होटल वाले को उस पर जीएसटी आपसे लेना पड़ेगा। 400 रुपए के लॉज में भी जाके रुकते हो तो आपको उसके ऊपर जीएसटी लेना पड़ेगा। एग्जम्पशन 2022 के बाद से सरकार ने हटा दी। अब हॉस्टल वाले सोच रहे कि यार मैंने तो एग्जम्पशन ये सोच के ली थी कि 1000 रुपए से कम का रूम है तो मेरे ऊपर क्या लग जाना चाहिए, एग्जम्पशन मिल जाना चाहिए। ठीक, अब हॉस्टल वाले नया आर्ग्यूमेंट लेके पहुंचे कि नहीं हम होटल थोड़ी है, हम तो रेसिडेंशियल घर हैं, हमारे यहां तो बच्चे आके रहते हैं और घरों के किराए पे तो जीएसटी नहीं है, तो हमको इसमें एग्जम्पशन दो। अब पहले किधर कूदे थे सब लोग? 1000 रुपए से कम वाले में 1000 रुपए वाले एग्जम्पशन चले गई तो हॉस्टल वाले बोलते हैं हमारी दूसरी एग्जम्पशन भी तो लग रही है। किस चीज की एग्जम्पशन लग रही है? रहने के घर के किराए पे जीएसटी नहीं लगता, तो उसमें ले आओ। अब आर्ग्यूमेंट यही चल रहा है कि आप तो पहले ये डिसाइड कर लो कि आप 1000 रुपए से कम वाले में आना चाह रहे हो या रहने के घर वाले में आना चाह रहे हो। सर हम तो रहने के घर वाले में आना चाह रहे हैं। तो पहले बात, कई जगह ये आर्ग्यूमेंट चल रहा है कि रहने का घर या रहने की जगह, हॉस्टल रहने की जगह मानेंगे कि नहीं मानेंगे, उसको रेसिडेंशियल हाउस मानेंगे कि नहीं मानेंगे, इस पे क्वेश्चन है। अब कुछ कोर्ट या कुछ एडवांस रूलिंग अथॉरिटीज ये बोलती है कि हम हॉस्टल को रेसिडेंशियल हाउस नहीं मान सकते क्योंकि घर तो वहां होता है जब परिवार रहे, हॉस्टल में तो दो दुश्मन एक रूम में रह रहे होते हैं। नहीं होता है कि आपके रूममेट से नहीं बन रही है, अरे वो रूममेट बड़ी अक्खड़ है, रात को 2 बजे तक फोन पे लगी रहती है, आए जानू और हमारे है ही नहीं। तो प्रॉब्लम ये है कि कुछ कोर्ट्स का क्या मानना है कि हॉस्टल को आप घर कैसे मान सकते हो? घर में तो एक परिवार रहता है, रिलेटिव्स रहते हैं, ब्लड रिलेटिव्स रहते हैं, सब साथ में मिलने वाले लोग रहते हैं, ये घर कैसे हो सकता है? यहाँ तो सब आदमी अलग अलग आ रहा है और अलग अलग बेड पे जाके अपना, और इतने सेल्फिश कि एक दूसरे को अलमारी भी शेयर नहीं करेंगे, और इसको आप घर बोल रहे हो? यहाँ तो तबाही हो रही है, तबाही। कभी लड़ाई हो रही है, कभी क्या हो रहा है, कभी कोई किसी के कबर्ड से चोरी करके ले जा रहा है और आप इसको घर बोल रहे हो। तो कोर्ट इसको घर नहीं मानता, ऐसा कुछ कोर्ट का आर्ग्यूमेंट है। कुछ कोर्ट बोलता है नहीं यार ये बात तो सही है कि ये घर है। अब इसको लेके तो झगड़ा अभी भी चल रहा है। तो आज मुझे बताओ, हॉस्टल पे जीएसटी लायबिलिटी आ सकती है, ऑब्लिगेशन बन सकता है। अब इसकी तो पॉसिबिलिटी पूरी है कि बन भी सकता है, नहीं बन सके, कुछ कोर्ट ने बोला, कुछ कोर्ट ने नहीं बोला, तो इसको रिमोट ऑब्लिगेशन नहीं मानूंगा। लेकिन एक सरकार का सर्कुलर आ चुका है और वो ये बोलता है कि 2022 के पहले के रेंट पे तो हम आपसे जीएसटी नहीं लेंगे। इसको लेके सर्कुलर आ चुका है। 2022 के बाद का नहीं पता, अभी केस चल रहा है, लेकिन 2022 के पहले का तो क्लियर है। एक्सपर्ट्स ने ही बोल दिया सर 2022 के पहले तो हमारे पास एग्जम्पशन थी ना 1000 रुपए पर रूम वाली, तो उसमें तो आप कहीं भी नहीं आ रहे हो ना। अब मुझे बताओ, आप 2022 के पहले रेंट पे जीएसटी के ऑब्लिगेशन को लायबिलिटी मानोगे कि उसको इग्नोर कर दोगे? क्यों इग्नोर कर देंगे?
क्योंकि उनको पता था 2022 तक का जो रेंट है उस पे तो हमारे पास 1,000 रुपए पर रूम वाला ऑब्लिगेशन, मतलब एग्जम्पशन है। तो मतलब 2022 के पहले के किराए पे तो हमें जीएसटी किसी भी हाल में, ये एक्सपर्ट भी बोल चुके हैं, 2-4 अलग अलग कोर्ट के भी जजमेंट आ गए, सर्कुलर भी आ गए। आप मुझे बताओ, आप 2022 के पहले के जीएसटी को आप कोई ऑब्लिगेशन मान के उसको लाइबिलिटी रिकॉर्ड करके उसका प्रोविजन बना के बैलेंस शीट में दिखाओगे कि नहीं दिखाओगे? नहीं दिखाएं, क्योंकि उसको लेके तो क्लैरिटी ऑलरेडी। तो अब वो मेरे लिए बताओ कौन सा ऑब्लिगेशन बना हुआ है? रिमोट ऑब्लिगेशन। और रिमोट ऑब्लिगेशन को ना तो हम लायबिलिटी मानेंगे, ना हम प्रोविजन मानेंगे, ना उसको बुक्स में कहीं दिखाएंगे, ना ही उसका कोई फुटनोट लगाएंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि इसके ऊपर तो हमारी कोई लायबिलिटी आनी ही नहीं है। आ रही बात समझ में? बहुत ही बढ़िया। अब आते हैं दूसरे ऑब्लिगेशन पे। इसका रेंज क्या है? सर ऑफ कोर्स ये 5 से ज्यादा होगा। नाम से समझ में आ रहा है रिमोट और पॉसिबल में बहुत बड़ा गैप होता है, तो ऑफ कोर्स ये 5 से ज्यादा होगा। पर ये कितना होगा? 5 से 50% के बीच के चांसेस को अपन पॉसिबल ऑब्लिगेशन मानते हैं। तो अगर ये 50% तक का है, 5 से ज्यादा होगा, ऑफ कोर्स 5 से ज्यादा होगा। और किससे कम होगा? 50 तक होगा। 50% तक के चांसेस कवर हो रहे हैं इसके अंदर। 5% से लेके 50% तक के चांसेस हैं, तो हम इसको पॉसिबल ऑब्लिगेशन मानते हैं। और पॉसिबल है मतलब अब इसमें 50-50 चांस है कि ये हो, मतलब मैक्सिमम 50 चांस है। हो सकता है 30-70 हो, 20-80 हो, 10-90 हो। देयर इज ए चांस, ए लिटिल बिट ऑफ चांस कि यार ये हो सकता है, यार आ सकती है लायबिलिटी। पर एक चीज है कि अभी भी चांसेस 50 से कम है। मतलब मुझे बताओ मेजॉरिटी चांसेस क्या बोलते हैं कि हमारे ऊपर ऑब्लिगेशन। तो आज मैं इसको लायबिलिटी नहीं मानूंगा, लेकिन मैं इसको फुट नोट में जरूर दिखाऊंगा। मतलब इसका रिकॉर्ड नहीं होगा, लेकिन इसका डिस्क्लोजर होगा, क्योंकि ये लायबिलिटी रिमोट तो नहीं है, चांसेस ज्यादा हैं। तो कम से कम शेयर होल्डर को, स्टेक होल्डर्स को, कंपनी के जो रीडर्स हैं रिपोर्ट के, उनको ये तो मालूम होना चाहिए कि लायबिलिटी शायद हो सकता है फ्यूचर में आ जाए। तो इस लायबिलिटी को हम कभी भी रिकॉर्ड नहीं करते हैं, पर इसका डिस्क्लोजर देते हैं। शायद ये सिर्फ कंटिंजेंट लायबिलिटी की बात आप कर रहे हो। जी हाँ, डिस्क्लोजर दे रहे हैं, मतलब ये फुट नोट में और नोट्स टू अकाउंट्स में इसका डिस्क्लोजर दे रहे हैं, पर इसका हम कोई रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं ट्रांजैक्शन की, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे ऑब्लिगेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉसिबल ऑब्लिगेशंस। पॉसिबिलिटी है यार कि हो सकता है, पर फिर भी चांसेस मुझे कम से कम लग रहे हैं कि ऐसा होगा, तो हम इसको क्या मान लेते हैं? पॉसिबल ऑब्लिगेशन। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल कल हम ऐसा ठिलवई वाला ले ही रहे थे कि किसी क्लास की बहुत ही सुंदर लड़की ने आपको हाय बोल दिया। अब या तो आपकी ऐसी गई गुजरी हालत है कि आपको पता है वो हो ही नहीं सकता, तो आप मान लोगे क्या है रिमोट ऑब्लिगेशन, और समझ जाओगे किसी ने अपने को बेवकूफ बनाया है, कोई स्कैम कर रहा है, चुपचाप बैठे रहो, कुछ मत बोलो। 1-2 बार लड़की ने स्माइल पास कर दी है ना, अपने को जब हाय आया तो अपन ने भी हाय वाय लिख दिया, उसे ढंग से बात भी कर ली, फिर क्लास में 1-2 बार स्माइल भी पास हो गई। लग रहा है, हो सकता है स्माइल ऐसे ही कर रही हो, लड़की ऐसे ही कर रही हो, पर चांसेस है, हो सकता है कि कुछ बात बन जाए। तो अभी जाके सबको, या ऐसा नहीं है कि सबको जाके बोल दोगे, लेकिन कम से कम क्लोज दोस्तों को तो बोल दो ना कि अपनी भाभी है, होने वाली भाभी है ना, थोड़ा ध्यान रखना, अपनी होने वाली भाभी है, इधर थोड़ा ध्यान रखना। ये तो डिस्क्लोजर दे सकते हो ना, क्योंकि चांसेस है, कम है लेकिन है। ठीक है, तो अपन कम से कम दोस्तों को तो डिस्क्लोजर दे सकते हैं। ओके, ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट की पॉसिबल ऑब्लिगेशन हुआ, तो हमको इसको भी लायबिलिटी नहीं मानने का है। नाउ द थर्ड पॉइंट इज व्हाट इज कॉल्ड प्रोबेबल ऑब्लिगेशन। आपको समझ में आ ही गया होगा, चांसेस ऑफ अकरेंसेस 50 से 100 के बीच में, क्योंकि इसके बाद तो एक्चुअल ऑब्लिगेशन है। 100% हो गया तो एक्चुअल ऑब्लिगेशन है, 50 से 99 तक भी रहा तो क्या कहलाएगा? प्रोबेबल। प्रोबेबल मतलब मेजॉरिटी है, होगा। ठीक है, तो इसको हम 50 से ज्यादा ले लेंगे और इसके चांसेस लेस देन 100 कर लेते हैं। उल्टा लगा दिया मैंने साइन, लेस देन 100% चांसेस है।
सर अब मेजोरिटी तो ये बोलते कि हाँ भैया गया केस हाथ से, आनी तो है, बहुत चांसेस है कि लाइबिलिटी तो आएगी, क्योंकि चांसेस मेजोरिटी साइड ये बोलते कि लाइबिलिटी तो आएगी। पर हाँ सर अभी भी देयर इज ए लिटिल बिट ऑफ होप कि शायद ना आए, पर आने के चांसेस तो हैं। अब आपको ये चीज प्रूडेंस कॉन्सेप्ट करके सुना होगा आपने। प्रूडेंस बोलता है कि अगर कोई आगे जाके लाइबिलिटी होने वाली हो या कोई नुकसान होने वाला है तो उसको इग्नोर मत करो, उसको रिकॉर्ड कर लो। तो यहां लग रहा है कि नुकसान होने वाला है, लाइबिलिटी आ सकती है, मतलब एक चीज तो है इसकी रिकॉर्डिंग तो होगी ही होगी। तो ऑफ कोर्स इसको हम रिकॉर्ड करेंगे, ये हमारी बुक्स में रिकॉर्ड होगा। ऑफ कोर्स बुक्स में रिकॉर्ड होगा, मतलब प्रोबेबल ऑब्लिगेशन हो तो भी हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। और लास्ट वाले में तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि 100% अकरेंस होना ही होना है, मतलब फिक्स हो गया है। अब ये लड़की ने खुद ने मुंह पे आके बोल दिया कि मेरे को तू पसंद है, अब आप क्या करोगे? अरे यार हो सकता है, हो सकता है ये स्कैम हो। अब कौन सा स्कैम है? अब तो हो ही गया ना, 100% हो गया कि है, मतलब इंपॉर्टेंट चीज है। अब तो ये एक्चुअल ऑब्लिगेशन आ गया, और एक्चुअल ऑब्लिगेशन आ गया तो इसको तो रिकॉर्ड करना ही करना है। तो ऑफकोर्स ये भी बुक्स में रिकॉर्ड होगा ही होगा। रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक्चुअल है तो होगा ही होगा। सर पर एक मिनट सर, प्रोबेबल और एक्चुअल में आपको कोई डिफरेंस ये दिख रहा है? चांसेस का डिफरेंस है, रिकॉर्डिंग में कोई डिफरेंस दिख रहा है? क्या डिफरेंस आएगा? लाइबिलिटी इसको ही मानना है, इसको ही मानना है, पर इसके अंदर कुछ आपको डिफरेंस दिख रहा है? दोनों में क्या हो सकता है? एक होगा और एक हो सकता है। तो इसका फर्क एक्चुअली पता है क्या आता है हमारे सेकंड क्राइटेरिया में, मेजरमेंट में। अब ये मेजरमेंट समझेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि उसको मेजर कर सकते कि नहीं कर सकते। अब एक चीज क्लियर है, आपको इसके साथ कनेक्ट करके बताऊं तो मुझे बताओ कौन सा ऑब्लिगेशन मेजरेबल बहुत आसानी से होता है कि हाँ ये तो मेजर हो ही जाएगा? कौन सा वाला? एक्चुअल, क्योंकि वो तो पता है हो ही गया है। लेकिन कौन सा ऑब्लिगेशन है जिसका मेजरमेंट थोड़ा प्रॉब्लम दे सकता है? प्रोबेबल, क्योंकि वहां पे अपने को पता है कि हम केस हार सकते हैं, पर अभी कोर्ट ने जजमेंट थोड़ी दिया है तो हमें ये नहीं पता ना पेनल्टी कितनी लगेगी, हमें ये नहीं पता है कि ब्याज देना है कि नहीं देना है, हमें एग्जैक्ट अमाउंट थोड़ी पता है कंपनसेशन हमको कितना देना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि प्रोबेबल ऑब्लिगेशन में शायद मेजरमेंट इशू आ सकता है, एक्चुअल ऑब्लिगेशन में मेजरमेंट इशू का प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब 100% हो ही गया है कि देना है तो शायद मेजरमेंट इशू ना हो। तो हमें एक और चीज समझनी पड़ेगी कि मेजरमेंट क्या डिसाइड करेगा। पहले बताओ, ये समझ में आ गया कि कोई भी लाइबिलिटी को लाइबिलिटी बनने के लिए दो में से एक ऑब्लिगेशन होना पड़ेगा। कौन से दो? कौन से दो? जल्दी बताओ, कौन से दो? कौन से दो? जल्दी बताओ, कौन से दो? मैडम बोलो, कौन से दो? लाइबिलिटी बनने के लिए कौन से दो ऑब्लिगेशन में से एक होना पड़ेगा? अरे कौन से दो ऑब्लिगेशन में से एक होना पड़ेगा? या तो वो आपका प्रोबेबल ऑब्लिगेशन हो या फिर वो आपका एक्चुअल ऑब्लिगेशन हो। दो केस में लाइबिलिटी नहीं बनेगी, या तो वो आपका रिमोट ऑब्लिगेशन है या फिर वो आपका पॉसिबल ऑब्लिगेशन है। इन दो केस में लाइबिलिटी नहीं बनेगी। पॉसिबल ऑब्लिगेशन में फुटनोट जाएगा, नोट्स टू अकाउंट में डिस्क्लोजर जाएगा, रिकॉर्ड नहीं करेंगे। लाइबिलिटी बनने के लिए या तो उसको प्रोबेबल होना पड़ेगा या फिर उसको एक्चुअल होना पड़ेगा। बताओ ये बात समझ में आई या नहीं आई? एक लड़का बोल रहा है सर हो सकता है ना लड़की अपने पास आए और अपने को आके प्रपोज करे, और उसके अंदर भी अपन डाउट कर सकते डेयर दिया हो किसी ने। मतलब आदमी इतना नेगेटिव कैसे हो सकता है कि लड़की आके बोल रही है और उसके बाद भी नहीं, मैं तो रखता ही नहीं हूं, मैं तो हो ही नहीं सकता, ये तो डेयर है। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। ऐसे दिल टूटे हुए लोगों के साथ होता है, मतलब वो बोलते ना दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक के पीता है। बिल्कुल सही है। चले तो पॉइंट है कि मेजरमेंट, नाउ द पॉइंट इज अबाउट मेजरमेंट। ओके, इसमें एक और चीज है, क्योंकि पता है एक और चीज क्या है, सुनना। आपने माना कि ऑब्लिगेशन है, पर आप उसको बुक्स में रिकॉर्ड ही कैसे करोगे आप उसको अगर मेजर ही नहीं कर पा रहे हो तो? आर यू गेटिंग इट? समझो, सरकार एक कानून लाने वाली है जिसमें हमारे ऊपर लाइबिलिटी आ सकती है। अभी ना तो ये डिसाइड हुआ है कि कानून में क्या आएगा, ना अभी तो ये डिसाइड हुआ है कि हमारे ऊपर पेनल्टी कितनी लगेगी, कोई मॉनेटरी फिगर ही नहीं है। कोई एक्सपर्ट ही बोलता है सर बता ही नहीं सकते इसमें क्या होने वाला है।
ऑब्लिगेशन आने वाला है, ये बात की पक्की है, सरकार ने वो बिल पेश कर दिया है, मेजोरिटी गवर्नमेंट है, 100% आ जाएगा, सब होगा, लेकिन अभी तक उसके रूल नहीं बने, तो हमको यही नहीं पता है कि हमारे ऊपर लाइबिलिटी आएगी या, मतलब आएगी तो है लेकिन कितनी आएगी वो नहीं पता है। फॉर एग्जाम्पल हमने एक वकील से पूछा यार क्या यार या केस हारेंगे तो पेनल्टी कितनी लगेगी, बोले सर ये जज पागल है, इसका भरोसा नहीं है, ये कम से कम भी लगा सकता है और एक्सट्रीम से एक्सट्रीम भी लगा सकता है, और सर इसमें कोई कानून में लिखा हुआ ही नहीं है, तो अपने हिसाब से जो इच्छा होगी वो लगा देगा। मतलब प्रॉब्लम है कि आप उसको मेजर नहीं कर पा रहे हो, तो अपने को एक और क्राइटेरिया डिसाइड करना पड़ेगा और वो है लाइबिलिटी का मेजरमेंट। अब सुनना ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप इसका एक्चुअल मेजरमेंट कर पा रहे हैं, मतलब आपके पास में पूरा मेजरमेंट है कि कितना ऑब्लिगेशन आना है। जनरली ऐसा कब होता है, जब कोर्ट अपना ऑर्डर दे दे, ऑर्डर जीत केस हार गए, ऑर्डर आ गया, ऑर्डर में हमको 1 लाख रुपए की पेनल्टी लग गई, ठीक, ये तो एक्चुअल मेजरमेंट अवेलेबल है। अब मजेदार बात है, अगर आपका ये पॉसिबल और प्रोबेबल ऑब्लिगेशन तो है और एक्चुअल मेजरमेंट अवेलेबल है, तो पता है हम इसको क्या मानेंगे, हम इसको लाइबिलिटी ही मानते हैं। लेकिन अगर एस्टिमेटेड मेजरमेंट अवेलेबल है और वही ब्रैकेट में लिखना रिलायबल, मतलब ऐसा जिस पर रिलाय कर सके कि हाँ यार ये सही हो सकता है क्योंकि एक्सपर्ट बोल रहा है, मतलब चांसेस है क्योंकि पैसे प्रेसिडेंट केसेस बताते हैं कि हम इसका मेजरमेंट कर सकते हैं। आप मुझे बताओ इस केस में इसको हम क्या बोलते हैं, किसी को पता है इसको हम क्या बोलते हैं? ये होती है एक तरह की लाइबिलिटी, बस इसका नाम कुछ और होता है। अगर कोई ऐसी लाइबिलिटी जिसको एग्जैक्ट मेजर नहीं कर सकते, सिर्फ एक एस्टिमेटेड मेजरमेंट हो सकता है, आप मुझे बताओ उसको क्या बोलते हैं? ओ वाओ, पता है क्या बोला उन्होंने? एस्टिमेटेड लाइबिलिटी। वाओ, मैंने तो आज तक बैलेंस शीट में नाम ही नहीं सुना एस्टिमेटेड लाइबिलिटी। आपने कभी नाम सुना है बैलेंस शीट में एस्टिमेटेड लाइबिलिटी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसको हम बोलते हैं प्रोविजंस। हम बोलते हैं ना लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस। तो लाइबिलिटी और प्रोविजन में यही बड़ा फर्क है, जिस चीज को एक्चुअली मेजर किया जा सके वो बन जाती है लाइबिलिटी, और जिस चीज को रिलायबली मेजर करने का एस्टिमेशन लगाया जा सके वो बन जाते हैं प्रोविजन। आप लोगों ने इससे पहले 11th-12th में कभी पूछा नहीं अपने टीचर से कि सर हम प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स क्यों बनाते हैं और क्रेडिटर्स को अपन लाइबिलिटी क्यों मानते हैं? क्रेडिटर्स को अपन करंट लाइबिलिटी मानते हैं जबकि अपन इनकम टैक्स का प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स बनाते हैं। तो सर क्रेडिटर का प्रोविजन क्यों नहीं बनाते? हम डाउटफुल डेट का प्रोविजन बनाते हैं, हम क्रेडिटर्स को तो क्रेडिटर्स मान लेते हैं पूरे के पूरे, क्योंकि आपको कितना पैसा देना है वो एक्चुअल मेजरमेंट अवेलेबल है कि आपने माल खरीदा हुआ है, उधार है, ये उधार का पैसा आपको देना है, ये एक्चुअल मेजरमेंट अवेलेबल है, इसलिए हम उसको लायबिलिटी मानते हैं। लेकिन इनकम टैक्स कितना बनेगा वो आगे जाके हमको सीए कैलकुलेट करके देगा, प्रोफेशनल कैलकुलेट करके देगा, उसका एग्जैक्ट अमाउंट अभी निकाला जा नहीं सकता, तो हम उसको फिर क्या मानते हैं? प्रोविजन। डाउटफुल डेट होंगे, कितने होंगे इसका मेजरमेंट अभी एग्जैक्टली नहीं निकाला जा सकता, इसलिए हम उसको क्या मानते हैं? प्रोविजन। लोन को हम प्रोविजन मानते हैं कि लायबिलिटी मानते हैं? मतलब उसको हम लायबिलिटी की तरह रिकॉर्ड करते हैं कि प्रोविजन लिखते हैं? क्योंकि बैंक को कितना पैसा देना है वो हमको पता है। मतलब एक इंपॉर्टेंट चीज है सर, आज हमको ये समझ में आया कि लायबिलिटी और प्रोविजन के बीच में एक छोटा सा फर्क है, और वो ये है कि दोनों ही पॉसिबल और प्रोबेबल और एक्चुअल ऑब्लिगेशन है, पर एक की एक्चुअल मेजरमेंट अवेलेबल है और एक का हमें रिलायबल एस्टिमेटेड मेजरमेंट अवेलेबल है। सर और अगर कोई ऐसा ऑब्लिगेशन जिसका मेजरमेंट ही अवेलेबल नहीं है तो क्या करेंगे फिर उसको? फिर आप उसको आज ना लाइबिलिटी मान सकते हो ना प्रोविजन मान सकते हो, आपको फिर उसको सिर्फ नीचे फुटनोट में देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि आपके पास बुक्स में लिखने के लिए फिगर चाहिए और आपके पास बुक्स में लिखने के लिए कोई फिगर है ही नहीं। मतलब इसमें एक केस और बन सकता है कि अगर कोई ऐसा लाइबिलिटी हो, नो रिलायबल मेजरमेंट,
कोई मेजरमेंट रिलायबल है ही नहीं, तो इन दैट केस व्हाट वी विल डू, वी विल नॉट रिकॉर्ड in books but disclosure required. ऐसा वैसे पता है जनरली ये नॉट रिलायबिलिटी वाला केस इसलिए नहीं आता है क्योंकि जब आपका प्रोबेबल और एक्चुअल ऑब्लिगेशन बन चुका है तो मेजरमेंट जनरली आ ही जाता है. अब आप मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं आपको बोलूं कि अपने को ना इसकी और इसकी जोड़ी बनानी है, किसकी, इसकी और इसकी, तो सबसे बेस्ट आपको किसको किसके साथ जोड़ना सही लगता है? इनकी सबकी अगर मैं जोड़ी बनाऊं तो आपको क्या लगता है कि कौन सा किसके साथ सबसे ज्यादा सूट करेगा? एक्चुअल मेजरमेंट्स आपको क्या लगता है किसके लिए अवेलेबल इजीली होगा? एक्चुअल ऑब्लिगेशन के लिए. जनरली ऐसा नहीं है कि एक्चुअली होना चाहिए, पर मैं जनरली बता रहा हूं आपको कि जनरली प्रैक्टिकली क्या होता है, आपके पास में कोर्ट का ऑर्डर आ जाता है, आपको पता है आप मुझे पैसे देने ही हैं, तो आपका एक्चुअल ऑब्लिगेशन ही बन गया, और जब देने ही है इतना श्योर हो गया तो ऑफकोर्स में अमाउंट भी दिया रहेगा ना, तो आपका मेजरमेंट भी एक्चुअल हो जाता है. प्रोबेबल है मतलब कोर्ट का ऑर्डर आया नहीं है लेकिन लग रहा है कि हार सकते हैं. आप मुझे बताओ जनरली उस केस में मेजरमेंट के चांसेस कौन से ज्यादा है, एक्चुअल के एस्टिमेटेड है? देखो ना दोनों इवेंट कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड है. अगर ऑब्लिगेशन श्योर है तो मेजरमेंट भी श्योर होने के चांसेस ज्यादा है. अगर ऑब्लिगेशन में थोड़ा डाउट है तो मेजरमेंट में भी डाउट हो सकता है. तो इसीलिए जनरली हम जो प्रोबेबल ऑब्लिगेशन होते हैं उनको क्या बनाते हैं? प्रोविजंस. क्योंकि प्रोबेबल ऑब्लिगेशन में ज्यादातर चांस यही होता है कि मेजरमेंट आज नहीं हो पाएगा, मेजरमेंट तब होगा जब एक्चुअल ऑब्लिगेशन बनेगा, और जब तक वो एक्चुअल मेजरमेंट नहीं हो पाएगा हम एस्टिमेट मेजरमेंट के हिसाब से उसका कैलकुलेशन करते हैं, और इसीलिए फिर वो चीज लायबिलिटी न बन के क्या बन जाता है? प्रोविजन बन जाता है. अरे डिविडेंड देना है शेयर होल्डर को, क्या बनाते हैं? लायबिलिटी की प्रोविजन. प्रोविजन क्यों बनाते हैं? प्रोविजन, प्रोविजन फॉर डिविडेंड, ये नाम सुना होगा आप लोगों ने. क्यों बनाते हैं प्रोविजन फॉर डिविडेंड? क्योंकि अभी डिविडेंड डिक्लेयर ही नहीं हुआ है. हम डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे अब, पर कहीं ना कहीं डायरेक्टर बोल के बैठे कि लगभग इतना डिविडेंड हमारा देने का इस बार मूड है, तो हमने उसका क्या बना लिया? प्रोविजन. देना तो है ही, पता है दे रही है, पर मेजरमेंट अभी एक्चुअल नहीं हो सकता, इसलिए हम उसका क्या बना लेते हैं? प्रोविजन. इनकम टैक्स का एक नोटिस आया, डिमांड में आप केस हार गए, ऑर्डर आ गया और अब जमा कराना ही पड़ेगा, ऑर्डर सब फाइनल है. आप बताओ अभी प्रोविजन होगा कि लायबिलिटी होगी? लायबिलिटी होगी, क्योंकि मेजरमेंट तो आ गया ना. बताओ अब आप इजीली क्लासिफाई कर पाओगे किसको हम लायबिलिटी मानेंगे और किसको हम प्रोविजन. मतलब लायबिलिटी साइड में ही आता है, प्रोविजन भी, पर उसमें भी दो क्लासिफिकेशन होते हैं ना, लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस. तो लायबिलिटी क्या है, एक्चुअल लायबिलिटी क्या है और प्रोविजन क्या है, इसको डिसाइडिंग फैक्टर करता है मेजरमेंट. मेजरमेंट ये होगा कि एक्चुअल है या एस्टिमेटेड है. अगर एक्चुअल है तो लायबिलिटी, और एस्टिमेट मेजरमेंट है तो हम क्या मान लेते हैं? उसको प्रोविजंस मान लेते हैं. बताओ आप किसी को डाउट है इसको लेके? पूछिए, आप डाउट आना चाहिए. कुछ भी नहीं आ रहा है सर, ऐसे कैसे हो सकता है? या तो ऊपर से जा रहा है, पूरा ऊपर से जा रहा है कि समझ में आ रहा है? पक्का समझ में आ रहा है? जी सर बताइए प्लीज. अरे बैठ के यार. देखो पहली बात मेरी बात सुनो, मैं क्या तुमको दाढ़ी वाड़ी देख के क्या बड़ा बड़ा आदमी टाइप तो नहीं लग रहा हूं ना? नहीं ना, तो ऐसे खड़े होकर इतनी इज्जत देने की आदत ही नहीं है लेने की मेरे को, है ना? तो इतनी इज्जत मत दो. बढ़िया कॉफी वॉफी खाओ पियो, साथ में बैठो. क्लास में चिप्स लेके बैठना, चिप्स लेके बैठो. कॉफी पीना है कॉफी पियो. अपन कोई वो डिसिप्लिन वाले स्कूल में नहीं है, बढ़िया चिल होना चाहिए माहौल. तो अपने को ना खड़े होने की जरूरत है, सीधे आप मेरे को नाम से ही बुला सकते हो. आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट. बोल सकते हो सीधे निखिल, कोई सर लगाने की भी जरूरत नहीं है. आदत ही नहीं ना इतनी इज्जत की. ठीक है जी सर बताइए, क्या नाम है आपका? अरे नाम लाइबिलिटी है. नाम क्या है सर? क्रिश. अभिषेक जी, अभिषेक जी बताइए. बैलेंस शीट में दोनों आएंगे, लाइबिलिटीज भी आती है, प्रोविजंस भी आते हैं. क्योंकि लाइबिलिटी और प्रोविजन बनने के लिए पहले इन दो कंडीशन को तो पूरा करना ही पड़ेगा, है ना? तो एक काम करते हैं अपन लाइबिलिटी और प्रोविजन की डेफिनेशन लिख लेते हैं, शायद उससे और अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी कि लाइबिलिटी क्या होता है और प्रोविजन एग्जैक्टली क्या होता है. पहले बताइए, लिख लिया आप लोगों ने? बहुत बढ़िया. चलो मेरे साथ पहले आप लिखो नीचे, व्हाट एग्जैक्टली इज कॉल्ड प्रोविजंस. जी मैम. हाँ हाँ
नहीं, मेजरमेंट जितना होगा उतने का ही बनाऊंगा ना। मतलब मेरा एस्टिमेटेड मेजरमेंट क्या बोलता है कि मेरे पे लाइबिलिटी कितने की आएगी, 1 लाख रुपए की, बस यही फाइनल है, तो मैं उतने का ही प्रोविजन बना के चलूंगा। मैं 2 लाख का क्यों बनाऊंगा जब मुझे पता है कि एक्सपर्ट ने बोल दिया कि सर पेनल्टी लगभग इतनी ही लग सकती है, इसके ऊपर तो नहीं जाएगी, तो मैं उतना ही बना के चलूंगा, उससे ज्यादा नहीं बनाऊंगा। तो एस्टिमेशन हम जो कर रहे हैं वो एक्सपर्ट ओपिनियन, पास्ट एक्सपीरियंस, प्रेसिडेंट केसेस, इन सबको देख के कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से जो लाइबिलिटी बननी चाहिए वही हमारा प्रोविजन के फॉर्म में रिकॉर्ड होगा। जब तो देखो एक चीज, कई बार होता है प्रोविजन कम पड़ जाता है इनकम टैक्स का, तो अगले साल फिर आपको उसको प्रोवाइड फॉर करना पड़ता है। तो ऑफकोर्स होता है कई बार कि आपने जो एस्टिमेट किया था लाइबिलिटी से ज्यादा आ गई, पर आज मैं एक्सट्रीम लेके नहीं चल सकता ना। आज मैं नहीं सोच सकता ना कि अच्छा 1 लाख से 2 लाख बना लो, क्योंकि उससे मेरे आज के प्रॉफिट पे इंपैक्ट आ जाएगा। तो मेरे को जितना मेरा एक्सपर्ट ओपिनियन और जितना मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है मैं उतना प्रोविजन बनाऊंगा, बेवजह ज्यादा नहीं बनाऊंगा, है ना। तो इसलिए प्रोविजन उतना ही बनेगा जितना हम लोग एस्टिमेशन कर पा रहे हैं। लिखिए पहले व्हाट इज प्रोविजन। प्रोविजन के लिए लिखिए आप लोग, प्रोविजन के लिए लिखिए आप लोग, सबसे पहले लिखिए, ऑनलाइन लिखो बेटा फटाफट। ऑनलाइन बच्चों का रिस्पांस थोड़ा सा कम आ रहा है, मेरे को और आंसर्स चाहिए आप लोगों से। आप लोग है ना, जहां पे मैं बकवास बातें करता हूं वहां पे सब लोग जवाब देना चालू कर देते हैं, है ना, कि लड़की ने जवाब क्यों नहीं दिया, हाँ हाँ वो नहीं करेगी, ये नहीं करेगी। और जहां पे सवाल पूछे प्रोविजन करेंट लायबिलिटी का, वहां पे कोई आंसर नहीं आ रहा है। समझ पा रहे हो ना मैं क्या हो रहा है, ठीक है। तो प्लीज आप लोग जितना बकवास बातों में चैट कर रहे हो उतने ही काम की बातों में भी, है ना। चले ओके, तो लिखिए सबसे पहले रिगार्डिंग प्रोविजंस। प्रोविजंस लिखिए, एनी प्रोबेबल और एक्चुअल ऑब्लिगेशन any probable or actual obligation which can be reliably measured, any probable or actual obligation which can be reliably measured on estimated basis, which can be reliably measured on estimated basis। कोई भी ऐसा प्रोबेबल या एक्चुअल ऑब्लिगेशन जिसको एस्टिमेटेड बेसिस पे रिलायबली मेजर किया जा सके, दैट पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड प्रोविजन। लिखिए, प्रोविजंस आर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। प्रोविजंस आर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। प्रोविजंस आर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। प्रोविजंस को डेफिनेटली हम लोग बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, आते हैं हमारे बैलेंस शीट में। प्रोविजंस फॉर इनकम टैक्स, प्रोविजन फॉर डिविडेंड, प्रोविजन फॉर ये, प्रोविजन फॉर वो। तो प्रोविजंस आर आल्सो रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब लिखिए रिगार्डिंग लाइबिलिटी। any probable or actual obligation which can be actually measured with a certain degree of certainty, मतलब जिसका सर्टन है कि हाँ ये खर्चा होना ही होना है। सो एनी प्रोबेबल और पॉसिबल ऑब्लिगेशन विथ ए सर्टन डिग्री ऑफ सर्टेनिटी इज कॉल्ड लाइबिलिटी। ऐसी ऑब्लिगेशन या तो प्रोबेबल हो या एक्चुअल हो और उसकी सर्टेनिटी बहुत ज्यादा हो कि हाँ वो तो श्योर है कि इतना ही रहने वाला है, सर्टन है, तो हम फिर उसको एक्चुअल लाइबिलिटी मान लेते हैं। तो सिंपल है, अगर कोई ऑब्लिगेशन आने वाला है और उसे मैं सिर्फ एक एस्टिमेशन लगा सकता हूं कि कितना आएगा, तो मैं उसे प्रोविजन मान सकता हूं। और मुझे पता है कि श्योर है मुझे इतना ऑब्लिगेशन आने वाला है, तो मैं उसको फिर लाइबिलिटी मान सकता हूं। दोनों के लिए पहले ये होना जरूरी है कि प्रोबेबल और एक्चुअल ऑब्लिगेशन हो। अगर वो रिमोट और पॉसिबल ऑब्लिगेशन है तो पॉसिबल ऑब्लिगेशन को हम फुटनोट में दिखाते हैं और रिमोट ऑब्लिगेशन को तो हम कहीं नहीं दिखाते हैं।
बताओ यहां तक की बात सब लोगों को समझ में आई या नहीं आई? तो हमारे 5 आइटम्स कवर हो गए। क्या 5 आइटम्स पढ़े थे हमने? पूरे अकाउंट्स में इन 5 ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग होती है। क्या 5 चीजें? रेवेन्यू, लाइबिलिटीज, ओ पहले तो ये इनफ्लो वाली 3 है और आउटफ्लो वाली कौन? पहले 3 इनफ्लो वाली बताओ। रेवेन्यू, कैपिटल, लाइबिलिटी। आउटफ्लो वाली 2 बताओ, एसेट्स और एक्सपेंसेस। ठीक है, यहां तक तो सबको समझ में आ गया। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज है, हम लोग बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे। आप सब लोगों को पता है कि मुझे आप लोगों को बेसिक्स से समझाना पड़ेगा। जर्नल एंट्रीज क्या होती है वहां समझाना पड़ेगा, और उसको फिर ट्रायल बैलेंस से लेके बैलेंस शीट, फिर कंपनीज एक्ट की बैलेंस शीट, फिर उन सब चीजों के ट्रांजैक्शन तक आपको ले जाना पड़ेगा। तो आप मुझे सबसे पहले बताओ, आप लोगों ने मॉडर्न रूल कभी 11th-12th में पढ़े थे? मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या पढ़े थे? मॉडर्न रूल्स, ये तो गोल्डन रूल हो गए ना, तो ट्रेडिशनल वाले हो गए, डेबिट द गिवर, क्रेडिट द रिसीवर, 3 जो होते हैं वो नहीं। वो मॉडर्न वाला क्या था? इन 5 ट्रांजैक्शन में मॉडर्न वाला आएगा। चलो मैं इसको हिंदी में समझाता हूं, छोड़ो, अपने को रटना नहीं है, अपने को हिंदी में समझना है। असेट्स कब डेबिट होती है और कब क्रेडिट होती है? असेट्स कब डेबिट होती है, कब क्रेडिट होती है? अगर असेट 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 कब डेबिट होती है, कब क्रेडिट होती है? बेटा बहुत बेसिक है, जल्दी बताओ। जब असेट बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, असेट बढ़ती है तो डेबिट होती है, असेट घटती है तो, अच्छा रेवेन्यू बढ़ता है तो क्रेडिट। रेवेन्यूज किधर आते हैं, डेबिट साइड की क्रेडिट साइड? हाँ, अब एक काम करते, कंफ्यूजन बढ़ रहा है, अपन बहुत बेसिक रूल है लेकिन इसको फिर भी लिख लेते हैं, क्योंकि हमको सर वो प्रॉब्लम क्या है, आता सब था सर, ये गैप ईयर ने बैंड बजा दी है ना, ये जो कोरोना, अच्छा कोरोना वाले हो क्या आप लोग? कोरोना वाले नहीं ना, तो कोरोना में तो तुम 10वीं में होंगे मेरे हिसाब से। अब कब तक कोरोना का बहाना बनाएंगे अपन? ठीक है, कोरोना में 11th में थे कि 10वीं में थे? 10th थे, कुछ 10th में थे, कुछ 11th में थे, अलग अलग जगह अलग अलग टाइम पे कोरोना आया था, शायद यही हुआ होगा, तभी तो, है ना? अच्छा चलिए, तो अपन एक काम करते, बेसिक रूल लिखते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स हम लोग जर्नल एंट्री उन सबकी प्रैक्टिस चालू करें, उसके पहले बेसिक रूल्स आपको आने चाहिए। तो अपन एक काम करते हैं, बेसिक रूल्स लिखते हैं, मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग लिखते हैं सबसे पहले अपन, बहुत इजी है। सबसे पहले अपन लिखे अगर, तो हम किसको डेबिट करते हैं, एक अकाउंट का फॉर्मेट बना के मैं आपको समझा देता हूं। ये तो पता है ना कि उधर डेबिट आता है और इधर क्रेडिट आता है। एक नंबर, क्या बात है, मेरे को इतना ही था कि इतना पता होना चाहिए कि इधर डेबिट आता है और इधर क्रेडिट आता है। ठीक है, असेट्स बढ़ती है ना तो क्या होता है, डेबिट, और असेट्स कम होती है तो क्रेडिट। लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट, और लायबिलिटी कम होती है तो डेबिट। देखो, असेट्स और लायबिलिटी तो बढ़ती घटती है, लेकिन रेवेन्यू का क्या, रेवेन्यू आता है तो करते हैं क्रेडिट, और एक्सपेंस होता है तो करते हैं डेबिट। कैपिटल बढ़ती है तो होती है क्रेडिट, कैपिटल कम होती है तो होती है डेबिट। तो और कुछ बचा क्या? कितने ट्रांजैक्शन होते हैं? 5 हो गए, मतलब असेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस। अब इसके बारे में अपन कल डिस्कशन चालू करेंगे, अभी टाइम आज हमारा हो गया है। तो व्हाट विल डू, विल डिस्कस अबाउट दिस रूल, और इससे क्या करेंगे, हम कल से जर्नल एंट्रीज की प्रैक्टिस करना चालू करेंगे। मेरे को आपके पुराने सारे तार खोलने हैं, जो अंदर जमे हुए ना, जाले, तार और क्या क्या बोलूं, जो अंदर जंग लगे हुए बहुत सारी चीजों का, वो अकाउंट्स वाला सेक्शन का जो जंग लगा हुआ है सर पूरा, उस अकाउंट वाले सेक्शन को वापस तरोताजा करना पड़ेगा। तो वी स्टार्ट विद द बेसिक जर्नल एंट्रीज, और वहां से हम लोग आगे की सारे डिस्कशन चालू करेंगे। कल मिलते हैं, थैंक यू सो मच। आज जितना मैंने रिवाइज कराया एक बार घर पे आप पढ़ के आइएगा, बाकी डिस्कशन अपन कल से चालू करेंगे। थैंक यू, एंजॉय, गुड डे, बाय बाय, थैंक यू।